हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के 14वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपके क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी को क्षैतिज पंक्ति को दोस्तों आवर्त कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पालक और टमाटर है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक और टमाटर में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व के सबसे छोटे कण क्या कहलाते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के सबसे छोटे जो कण कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपका परमाणु कहलाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन की भीड़ को तीतर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल होने वाले अश्रु गैस का नाम क्या है। तो दोस्तों भीड़ को तीतर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल जो की जाने वाले अश्रु गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों आपका क्लोरीन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? क्लोरीन गैस होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए। किसका नियम है कि यानी कि किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए? ये संवैधानिक सरकार का ये नियम है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि मंत्रिमंडल शिष्टमंडल योजना यानी कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा गठित की गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति है संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो प्रतिवर्ष भी करते हैं एवं लोकसभा एवं प्रत्येक वर्ष आम चुनाव का बाद भी ये दोनों सदनों के प्रारंभ में संबोधित करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आड़े में समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कि आड़े समय में काम पर आना मुहावरे का अर्थ होगा कि मुसीबत में क्या होना? सहायक होना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तबला निम्नलिखित में कौन सा लिंग है। या तो स्त्रीलिंग है, या तो पुल्लिंग है, या तो उभयलिंग है, या तो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तबला आपका पुल्लिंग व शब्द है। कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है। तबला जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं है। क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं है, या किनकी पक्ति है? तो पंत जी की है। किनकी है? पंत जी की है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, समरस को कामना वही भारत को करो प्रणाम। समरस को कामना वही भारत को करो प्रणाम। उपरोक्त जो पंक्तियां हैं किनकी है? तो दिनकर जी है। किनकी? दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी की है कि समरस को कामना वही भारत को करो प्रणाम। उपरोक्त जो पंक्तियां हैं वो दिनकर जी की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि व्यर्थ में कौन सा समास है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है अवयवी भाव समास है। व्यर्थ में कौन सा समास है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वोल्ट एवं कूलम जो है गुणनफल जूल के तुल्य होता है। वोल्ट एवं एम्पियर का गुणनफल जूल सेकंड होता है और वाट घंटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 1, 2 एवं 4 सही है। जबकि तीसरा वोल्ट एवं वाट का गुणनफल अश्रु शक्ति नहीं होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 नंबर बिल्कुल गलत है। जबकि आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी तापक कुंडली को 2 बराबर भागों में
किसी तापक कुंडली को दो बराबर भागों में काट कर अब उसके केवल एक भाग को उपयोग हीटर में किया जाता है तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा अब क्या हो जाएगी, तो ऊष्मा जो हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, तो गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। यदि किसी गेंद का ऊर्ध्वाधर ऊपर रूप से फेंका जाए तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो होगा गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बल को मापा जा सकता है, तो बल को स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा मापा जा सकता है। बल को किसके द्वारा मापा जाता है, स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किनके द्वारा संचालित होते हैं। कह रहा है कि वह मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किनके द्वारा संचालित होते हैं, तो फैराडे के नियम द्वारा संचालित होता है। तो डिटेक्टर जो मेटल डिटेक्टर जो होता है फैराडे के नियम पर आधारित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि वायु में वायुमान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुमान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल है, कौन सा बल है, तो बराबर बल होता है। कह रहा है कि मध्य टक्कर वायु में वायुमान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुमान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल क्या होता है, बराबर होता है। अगला क्वेश्चन अगर आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि कुलिक नलिका का प्रयोग, कुलीज नलिका का जो प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, कुलिक नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो आपका ऑप्शन रेडियो तरंग के लिए किया जाता है। कुलिज नलिका का जो प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहला कि केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमण की कक्षाओं की आवृत्ति क्या होती है, दीर्घवृत्तीय होती है। कैसी होती है, दीर्घवृत्तीय होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि केपलर ने क्या खोज कर बताया कि ग्रहों के परिक्रमण की आकृति क्या होता है, दीर्घवृत्तीय होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को कौन सा नियम कहते हैं, तो धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध के संबंध करने वाले नियम को जूल का नियम कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी कोयले की खदान समुद्र तल से पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार जो है W1, W2, W3 है। किसी कोयले की खदान समुद्र तल तथा पर्वत की चोटी पर किसी वस्तु का भार W1, W2 तथा W3 है। तो दोस्तों इसमें W1 का W2 का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद W3, उसके बाद W1। तो W2 का जो भार होगा सबसे ज़्यादा होगा और W3 का कम होगा, उसके बाद W1 का सबसे कम होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में क्या है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है कि देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो प्रमुख उद्देश्य है कि देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र क्या करना, स्थापित करना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है, वो राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद जो है, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद संसद में बिल जो है वो अधिनियम बन जाता है। बिल एक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई, तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित की गई। 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके बाद शासन व्यवस्था किस प्रकार स्थापित की गई, तो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नमक के आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड जो रोकता है वो कौन सा रोग रोकता है, घेगा रोग। नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है किसको, घेगा रोग को मापता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश ने बनाया था। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया ने बनाया था। अंकोर वाट का मंदिर किस देश ने बनाया था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कंबोडिया ने बनाया था।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्न में से किस लक्षणों का विकास करेंगे। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे, तो आपको टाइफाइड रोग होने की संभावना होगा। अगर प्रदूषित गंदा जल पीने से आपको कौन सा रोग हो सकता है, टाइफाइड रोग हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है, किसके द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है डीएनए के द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, डीएनए के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जब कभी दीर्घकालिक में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जा सकता है। जब कभी दीर्घकाल में भुगतान संतुलन की समस्या गंभीर हो जाती है तो भारत पर दबाव डाला जा सकता है निर्यात एवं तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए। निर्यात में एवं तात्विक वृद्धि के प्रभाव के लिए उस पर भारत पर क्या किया जा सकता है, दबाव डाला जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। कह रहा है क्वेश्चन कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है, तो कठोपनिषद में वर्णित है। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था, यानी कि कुषाण शासन कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईसा पूर्व में हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था, 78 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, कि खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट प्रभावित होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ अभियान के समय चोल राज का संस्थापक कौन था। कह रहा है कि मोहम्मद गजनबी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज का संस्थापक कौन था, तो राजेंद्र प्रथम था। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है कि मोहम्मद गजनबी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज का जो शासक था वो राजेंद्र प्रथम था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपका गोवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपका गोवा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने की प्राधिकृत है। निम्नलिखित में कौन लोकसभा के सत्र के अवसान करने के प्राधिकृत है, तो आपका राष्ट्रपति जो है लोकसभा के सत्र का अवसान करने के प्राधिकृत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं को क्या कहते हैं। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं को व्यापारिक हवाएं कहती है। भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अक्षांश से डोलड्रम की बहने वाली हवा को कौन सी हवा के नाम से जानी जाती है, तो व्यापारिक हवा के नाम से जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह है जहाँ सभी अन्य मध्याओं तथा पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है तथा ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बी और सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है किससे। गल्फ स्ट्रीम जो उत्पन्न होती है वो महासागरीय दाब से उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम जो उत्पन्न होती है वो किससे उत्पन्न होती है, महासागरीय दाब से उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच जो है मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है और ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ई द्वारा निर्धारित किया गया, तो आपका 52.5 डिग्री ई निर्धारित किया जाता है। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। निम्न नदियों में कौन सी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, तो ताप्ती नदी जो आपकी है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो ताप्ती नदी कौन सी घाटी से होकर बहती है, तो आपका रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मृत सागर यानी कि डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है
क्योंकि कोई जलीय जीवन नहीं है, इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है। मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। किस महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो अक्टूबर नवंबर के माह में बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय क्या आते हैं? चक्रवात आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जनता को बेहतर जीवन स्थितियाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में किस संगठन की स्थापना की गई थी? जनता को बेहतर जीवन स्थितियाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो सामाजिक सेवा संघ बम्बई की स्थापना किसने कराया था? नारायण मल्हार जोशी ने। किस वर्ष? 1911 ईस्वी में किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद कोई फसल को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद कोई बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो रबी फसल को कहते हैं। तो दोस्तों रबी फसल जैसे कि हो गया गेहूं हो गया चना हो गया, ये सब क्या हो गया दोस्तों? रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पीसी कल्चर क्या है? कि पीसी कल्चर क्या है? तो पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन की कला है। पीसी कल्चर क्या है? तो पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन की क्या है? कला है। आपको पूछ दे मत्स्य पालन क्या कहलाता है? तो पीसी कल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर क्या कहलाता है? मत्स्य पालन की कला कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर किस देश के पारंपरिक नृत्य का नाम हो रहा है? किस देश के पारंपरिक नृत्य का नाम हो रहा है? तो आपका इजराइल, जहाँ के प्रत्येक नागरिक क्या है? सैनिक है। किस देश के पारंपरिक नृत्य का नाम हो रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर इजराइल जो है इसके पारंपरिक नृत्य का नाम जो है हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। भारत में वन्य जीव संरक्षण 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार किया गया। इस गान के पद जो है अंगीकार किया गया, केवल पहला पद। कौन सा पद? कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जनमन को व्यापार भारत के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार किया गया। गान के कितने अंगीकृत हुए हैं और कौन सा पद अंगीकार किए गए हैं? तो केवल पहला पद जो है अंगीकार किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है जो आवृत्ति मॉडुलन। क्या है? आवृत्ति मॉडुलन। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रयोग करने के लिए प्रयुक्त तकनीक जो है आवृत्ति मॉडुलन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? कि फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन जो है सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित हार्मोनों में किसमें आयोडीन है? निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो थायरोक्सिन में क्या है? आयोडीन है। निम्नलिखित हार्मोनों में किसमें आयोडीन है? तो थायरोक्सिन में क्या है? आयोडीन है। थायरोक्सिन में क्या दोस्तों? आपका आयोडीन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है? कितने भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला है? तो 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? निम्न में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य को कह रहा है कि निम्नलिखित में किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदस्य के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा में मत देने का क्या है? अधिकार है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राज्य विधानमंडल के निम्न सदस्य के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का क्या है? अधिकार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला राज्य के हज की
राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाले पहला भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाले पहला जो भारतीय शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता निम्न में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? कह रहा है कि विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्न में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो नीति आयोग के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका वेतन संचित निधि पर भारत में नहीं होता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका वेतन जो होता है संचित निधि पर भारत में नहीं होता है? तो आपका प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है संचित निधि पर पारित नहीं होता है, संचित निधि पर पारित नहीं होता है दोस्तों। आपका यहाँ पे पारित दिया हुआ है आपका सेट में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का जो मूल्यांकन होता है किनके द्वारा किया जाता है? कि भारत में गरीब निवारण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का जो मूल्यांकन होता है वो कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अर्थशास्त्री कौन था? कह रहा है कि लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अर्थशास्त्री कौन था? तो सुम्पीटर था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सुम्पीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव डाली थी? किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि बाबर क्या हुआ था? विजय हुआ था। तो किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो पानी का प्रथम युद्ध में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया कहाँ पर हुआ था? कि कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है? कि राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किसके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है? तो आपको अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा द्वारा किनके संपूर्ण आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले डैश में प्रस्तुत किया गया। सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले डैश में प्रस्तुत किया गया? तो यूएसए में प्रस्तुत किया गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वस्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में कहा था कि आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वस्फूर्त अवस्था में पहुंचाना है। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? कर संरचना में सुधार के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो चेलैया कमेटी का गठन किया गया था, जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न पद्धतियों में किस एक का मृदा की उर्वरता के लिए स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो निम्न पद्धतियों में एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो परती छोड़ना, यानी कि खेत को क्या करना? परती छोड़ना उर्वरता के लिए छोड़ा जाता है, मृदा की उर्वरता के लिए छोड़ा जाता है। जिसके सिर पर चंद्रशेखर हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे चंद्रशेखर कहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यथेब में कौन संधिप है? यथेब में कौन सी संधि है? तो यथेब में वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? यथेब में वृद्धि संधि है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि संकीर्ण का विलोम क्या है? तो संकीर्ण का जो विलोम शब्द होगा वो विस्तीर्ण होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम जो है एक कार्यक्रम है, किसका कार्यक्रम है? ट्राइसोम जो है एक कार्यक्रम है, ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। ट्राइसेम जो है एक ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक में
ड्यूटेरियम के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। ड्यूटेरियम यानी कि H2O2 को ड्यूटेरियम के रूप में जाना जाता है और इसमें नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों आपका फिजी, पापुआ न्यू गिनी एवं दोनों ने, फिजी एवं पापुआ न्यू गिनी ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी जो है दोनों हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? कह रहा है कि आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? तो मोहम्मद शमी ने लिया था। आईपीएल 2023 में जो सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी था वो मोहम्मद शमी ने लिया था। आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध उदाहरण है एक किसका? तो दूध उदाहरण है एक किसका? तो इमिल्सन का। किसका उदाहरण है? इमिल्सन का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है। दूध उदाहरण है किसका? इमिल्सन का। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होता है सी नंबर, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग सेफ्टी माचिसों में किया जाता है? निम्नलिखित में किसका प्रयोग सेफ्टी माचिसों के रूप में किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का उपयोग जो दिया सलाई में किया जाता है या सेफ्टी माचिसों में किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग सेफ्टी माचिसों में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो दोस्तों अपर्णा बालमुरली को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला अपर्णा बालमुरली को। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक है? तो सुजाय लाल थाउसेन जो है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक, यानी कि सीआरपीएफ के जो महानिदेशक है वो सुजाय लाल थाउसेन है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? कि पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है? तो मलाला यूसुफजई है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल के 14वें एपिसोड का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कीजिएगा। व्यक्ति मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।